इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव किया था और तीन फॉर्म में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को डिस्कस किया था। वो तीन फॉर्म क्या थी? एक जो फॉर्म थी वो थी पर यूनिट टाइम की फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन थी पर यूनिट मास की फॉर्म में यानी कि पर केजी की फॉर्म में, और जो तीसरी इक्वेशन थी वो थी एब्सोल्यूट टर्म्स में यानी कि किलो जूल के टर्म। तो इन तीन इक्वेशन, तीन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की इन तीन फॉर्म को हमने ड्राइव किया था। और साथ ही साथ अगर इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये जो इक्वेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है वो भी हमने डिस्कस किया था। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी एच की फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाती है, which is known as the first law applicable to the flow processes. It is very similar to the dq is equals to dw plus du, which is the first law applied to the non-flow processes. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नोजल और डिफ्यूजर। अगर हम किसी नोजल या डिफ्यूजर के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करते हैं तो किस तरह से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन नोजल के लिए और डिफ्यूजर के लिए यूज होगी। देखिए, पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि व्हाट इज ए नोजल एंड व्हाट इज ए डिफ्यूजर। ठीक है, तो नोजल क्या होता है? नोजल एक कन्वर्जिंग एरिया का एक डिवाइस होता है जिसमें 1 पॉइंट पे इनलेट और 2 पॉइंट पे एग्जिट होता है। और ये जो डिवाइस है नोजल, ये यूज होता है टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो नोजल है वो यूज होता है टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मींस नोजल का जो इनलेट सेक्शन है वहां पे होती है प्रेशर एनर्जी, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी की वजह से। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो वेलोसिटी भी यहाँ पे कम होगी। तो बेसिकली अगर हम डायरेक्टली इसको बोलें तो जो नोजल्स हैं वो किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन का आउटलेट अगर हम उसका एरिया को कम कर देते हैं तो वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल आप लोग भी जानते हैं। अगर आप किसी प्लास्टिक के या रबर के पाइप से पानी दे रहे हैं सपोज कहीं किसी गार्डन में, तो अगर आप उस का जो आउटलेट है उसके एरिया को कम कर देते हैं, हाथ से उसको दबा के या किसी तरीके से उस एरिया को कम कर देते हैं, तो वहां से जो पाइप है वो ज्यादा तेजी से पानी जो है वो ज्यादा तेजी से निकलने लगता है पानी से। तो दैट विल कन्वर्ट इनटू नोजल। तो नोजल में क्या होता है कि इनलेट पे प्रेशर एनर्जी होती है और आउटलेट पे उसके काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो जो प्रेशर एनर्जी, क्योंकि देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर से आउटलेट पे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी? वो बन तो सकती नहीं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड। इसका मतलब वो किसी और फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो नोजल क्या करता है? प्रेशर एनर्जी को यूज करके प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो इस तरह के कन्वर्जिंग क्रॉस सेक्शन के जो डिवाइसेस होते हैं उनको नोजल बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कन्वर्जिंग सेक्शन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, इसका मतलब वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट की गई होगी, एंड दैट अदर फॉर्म इज प्रेशर एनर्जी। तो नोजल समझ में आ गया। डिफ्यूजर क्या होते हैं? डिफ्यूजर इसके उल्टे होते हैं। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इधर से इसका इनलेट बना देते हैं और इधर इसका आउटलेट बना देते हैं, तो फिर ये एक डिफ्यूजर की तरह काम करता है। इसका मतलब डिफ्यूजर जो है वो क्या है? रिवर्स होते हैं नोजल के। तो डिफ्यूजर में इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी होती है, इनलेट पे ज्यादा वेलोसिटी होती है और आउटलेट पे कम वेलोसिटी होती है। इसका मतलब जो डिफ्यूजर होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं प्रेशर एनर्जी में।
देखिए यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी है, ज्यादा वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, एंड एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड। अगर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, और वो अदर फॉर्म होती है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो ये होते हैं नोजल और डिफ्यूजर विच कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो अब अगर इस नोजल के सेक्शन 1 इनलेट पे और सेक्शन 2 आउटलेट पे हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, तो वो किस तरीके से अप्लाई होगी? पहले हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को पर यूनिट मास की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर हम नोजल के लिए लिखते हैं पर यूनिट मास की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगी? h1 plus c1 square by 2 plus gz1 plus dq by dm is equals to h2 plus c2 square by 2 plus gz2 plus dwe upon dm। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ फ्लो हो रहा है एयर का, यहाँ पे जो एयर का सिर्फ फ्लो हो रहा है, तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा। एयर सिर्फ एक प्लेस से, एयर या कोई भी फ्लूइड है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सिर्फ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। फ्लो हो रहा है तो कोई भी यहाँ पे ये डी डब्ल्यू ई अपॉन डी एम क्या है? ये क्या है? एक्सटर्नल वर्क। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं है, सिर्फ कैसा है? फ्लो वर्क है, और फ्लो वर्क तो ऑलरेडी हमने इस एंथैल्पी में इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क नहीं है, इसका मतलब डी डब्ल्यू ई अपॉन डी एम, ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये नोजल, इफ द नोजल इज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब होता है कि इसकी जो बाहर की सरफेस हैं उन सरफेसेस पे हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया है। इंसुलेटिंग मटेरियल वो होते हैं जो हीट ट्रांसफर को रोक देते हैं। तो अगर जो नोजल है उसकी जो बाहरी सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो इंसुलेटेड है, इसका मतलब अगर इंसुलेटेड होंगे तो ना तो बाहर की हीट अंदर आएगी और ना अंदर की हीट बाहर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि हीट ट्रांसफर जो है, ये वाली जो टर्म है डी क्यू बाई डी एम, ये भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हियर इफ नोजल इज इंसुलेटेड तो डी क्यू बाई डी एम इज जीरो एंड डी डब्ल्यू ई अपॉन डी एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर ये देखिए नोजल का हम एक सेंटर पोर्शन ले लेते हैं तो सेंटर में ये वाली हाइट आएगी। ठीक है, तो अगर ये जो बीच वाला जो सेंटर लाइन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो इसका डेटम कहीं भी हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, देखिए दोनों की जो हाइट रहेगी एक डेटम से या एक रेफरेंस लाइन से वो बराबर रहेगी, यानी कि Z1 जितना होगा उतना Z2 भी होगा, तो ये दोनों भी क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा? क्या क्या टर्म्स यहाँ पे बचेंगे नोजल के लिए? H1 यहाँ पे बचेगा, C1 स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू ये कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो हो गया, H2 बचा RHS में और C2 स्क्वायर बाई 2 बचा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ क्या बचा? ये टर्म बचती है H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। तो इस इक्वेशन में सिर्फ इतना ही बचा हुआ है। अब जो नोजल है, नोजल किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। और नोजल के आउटलेट पे जो वेलोसिटी है, चाहे जो भी फ्लूइड यूज हो रहा हो, तो नोजल के आउटलेट पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू द वेलोसिटी एट नोजल इनलेट। इनलेट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में जो नोजल के आउटलेट की वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि हम नोजल के आउटलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज C2 से उसको हम डिनोट कर रहे हैं, और नोजल के इनलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज C1 से उसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नोजल के आउटलेट की वेलोसिटी है C2 वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द C1। तो C1 मतलब अगर C1 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड है, तो C2 अराउंड 150 मीटर पर सेकेंड या 200 मीटर पर सेकेंड या 250 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो 200 के सामने 2 या 3 क्या है? कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जनरली C1 को, क्योंकि C2 कंपेयर टू द C1 इज वेरी वेरी लार्ज, C2 कंपेयर टू द C1 इज वेरी वेरी लार्ज, तो C1 को हम जनरली नोजल के लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, C1 कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर द नोजल। तो अगर हमने C1 को नेग्लेक्ट कर दिया इस इक्वेशन में तो क्या बचा? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर हम C2 की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2 H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 क्या है?
चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो नोजल के लिए जो एंथैल्पी है C2, जो वेलोसिटी है नोजल के आउटलेट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, C2 इज इक्वल टू 2H1 माइनस H2। ठीक है, उसी तरीके से अगर डिफ्यूजर के लिए लिखेंगे तो डिफ्यूजर के लिए उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजर के आउटलेट की वेलोसिटी को हम नेगलेक्ट करेंगे कंपेयर टू द इनलेट। तो उसकी जो इनलेट की वेलोसिटी होगी C1 वो कितनी हो जाएगी, √2H2 माइनस H1, या उल्टा हो जाएगा क्योंकि एंथैल्पी इंक्रीज होगी, यहाँ पे एंथैल्पी डिक्रीज होगी। भाई एंथैल्पी ही तो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है ना, प्रेशर एनर्जी का मतलब एंथैल्पी की फॉर्म में, तो एंथैल्पी तो कन्वर्ट हो रही है ना वेलोसिटी, इसलिए एंथैल्पी डाउन हो रही है, H1 पे ज्यादा होगी H2 पे कम होगी। बट डिफ्यूजर के केस में रिवर्स हो जाएगा, जो वेलोसिटी है वो एंथैल्पी में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब H2 जो है वो ज्यादा होगी, H1 कम होगी। तो डिफ्यूजर के लिए क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू √2H1 माइनस H2। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है और वो ये है कि यहाँ पे जो H है दैट इज एंथैल्पी, और एंथैल्पी की यूनिट जनरली या स्पेसिफिक एंथैल्पी की जो यूनिट है वो जनरली हम लेते हैं किलो जूल पर केजी में। ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि जो एंथैल्पी है वो अंडर रूट में है, इसलिए यहाँ पे कभी भी हम एंथैल्पी की यूनिट को किलो जूल पर केजी में पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे एंथैल्पी की टर्म को हम हमेशा जूल पर केजी में पुट करेंगे। क्योंकि अगर हमने किलो जूल पर केजी में यहाँ पे पुट कर दिया तो ये जो किलो है, किलो होता है 1000 10⁻3, तो ये 1000 भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, जबकि इसको अंडर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट 1000 इज डिफरेंट हो जाएगा और 1000 इज डिफरेंट, तो दोनों की जो वैल्यू है वो अलग हो जाएगी। किलो इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अंडर रूट के अंदर ले जाने से और बाहर ले जाने से फर्क पड़ता है, यूनिट को भले ही ना पड़ता हो। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो यूनिट है इसकी एंथैल्पी की यूनिट जूल पर केजी में पुट करेंगे। ठीक है, जूल पर केजी में पुट करेंगे, और जूल पर केजी का जब आप अंडर रूट करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कैसे, देखो उसको भी देख लेते हैं। अगर किलो जूल पर केजी का हम अंडर रूट करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यूज में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिफरेंस आ जाएगा। यूनिट तो ठीक है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। अगर जूल पर केजी में पुट करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो जूल पर केजी में इस यूनिट को हम पुट करते हैं, तो क्या होगा, H की जो यूनिट है वो क्या है, जूल। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज न्यूटन। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर, यानी कि एक और मीटर से मल्टीप्लाई होगी, और ये क्या है, जूल पर केजी, यानी कि नीचे केजी से डिवाइड भी होगा। ठीक है, और इसका पूरे का क्या है, अंडर रूट भी है, इस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे देखो केजी से केजी कैंसिल हो गया, 2 मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर का अंडर रूट है, तो अंडर रूट है और उसके अंदर में दोनों का स्क्वायर भी है, तो बाहर निकल आएगा तो क्या बचेगा, मीटर पर सेकंड, तो इसलिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अगर किलो जूल में पुट कर दोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1000 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि डिवाइड में किलो जूल में पुट करने का मतलब डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा इसमें, और इस डिवाइडेड बाय 1000 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी की यूनिट है वो हमेशा जूल पर केजी में आप पुट करें। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, टरबाइन एंड कंप्रेसर। तो टरबाइन एंड कंप्रेसर, टरबाइन एंड इंजन्स क्या होते हैं, पावर प्रोड्यूसिंग मशीन्स हैं, और कंप्रेसर और पंप्स क्या हैं, पावर कंज्यूमिंग मशीन्स होती हैं। तो टरबाइन में इनलेट की एंथैल्पी और आउटलेट की एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव होता है, और कंप्रेसर के केस में इनलेट की एंथैल्पी और आउटलेट की एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो निगेटिव होता है, यानी कि टरबाइन में एंथैल्पी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए H2 कम हो जाती है, और पंप्स और कंप्रेसर के केस में जो वर्क है वो एंथैल्पी में ऐड हो जाता है, इसलिए H2 जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम किसी टरबाइन का केस लेते हैं तो टरबाइन में बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंशन। टरबाइन में हम ये मानते हैं कि टरबाइन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये इसका इनलेट है 1 पार्ट और ये इसका आउटलेट है 2 पार्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब प्रेशर जो है वो डाउन हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पर यूनिट मास में लिख रहे हैं H1 + C1² 2
प्लस जी Z1 प्लस dQ/dm इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस जी Z2 प्लस dWe/dm। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर ये जो टरबाइन है हम ये मान लेते हैं, हालांकि टरबाइन एक्चुअल केसेस में यहाँ पे हीट लॉस होता है, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि जो टरबाइन है वो इंसुलेटेड है, मतलब टरबाइन में जो एंथैल्पी एंटर करती है बाहर निकलती है वो सिर्फ वर्क में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे आपको वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क आपको मिल रहा है, और जो हीट ट्रांसफर है, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो एडियाबैटिक अगर टरबाइन होगा या इंसुलेटेड होगा तो यहाँ पे जो हीट इंटरेक्शन है आइदर सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम वो नहीं होगा, इसलिए ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है अगर तो इसका इनलेट और आउटलेट दोनों डेटम लाइन से सेम हाइट पे होंगे, तो ये वाली जो टर्म्स है वो भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें जो टरबाइन है उसको इंसुलेटेड मान लेते हैं तो dQ/dm जीरो हो जाएगा। अगर जो टरबाइन है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो जी Z1 और जी Z2 जो है वो बराबर हो जाएंगे, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो अगर टरबाइन में हम वेलोसिटी के टर्म्स को एनालाइज करते हैं तो टरबाइन में वेलोसिटीज का उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि इनलेट और आउटलेट की वेलोसिटी पहली बात तो बहुत कम होती है, वेलोसिटीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है टरबाइन के केस में। टरबाइन के केस में जो इंपॉर्टेंस है वो रहता है प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टीम टरबाइन की, और किसी तरह के टरबाइन की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो उस केस में जो वेलोसिटी है उसका कोई बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे होता नहीं, और अगर थोड़ा बहुत रोल है भी तो जो डिफरेंस है वेलोसिटी का, क्योंकि देखिए C1 इधर है तो C2 इधर भी तो है, तो जो डिफरेंस है वेलोसिटी का उसकी वजह से बिल्कुल भी वेलोसिटीज का इंपॉर्टेंस नहीं रहता। मतलब एक तरफ अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी तरफ 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, एक तरफ अगर 12 मीटर पर सेकंड है इनलेट में तो दूसरी तरफ 10 हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस इसकी वजह से वेलोसिटी के टर्म्स की वजह से टरबाइन में कंप्रेसर में आता नहीं है। इसलिए इन दोनों टर्म्स को भी हम टरबाइन या कंप्रेसर दोनों के केस में ही नेग्लेक्ट कर दें। नाउ if turbine is well insulated तो dQ/dm is equal to 0, if flow velocities are small तो kinetic energy terms are neglected और potential energy terms भी हट जाएंगे अगर ये horizontal position में। तो क्या बचा, देखिए इनलेट पे बचा सिर्फ H1 और आउटलेट पे बचा H2 प्लस एक्सटर्नल वर्क dWe/dm। तो इस dWe/dm क्या है, ये एक्सटर्नल वर्क जिसको हम WT से डिनोट कर रहे हैं, WT इज द टरबाइन वर्क, WT is the turbine work। ठीक है, तो WT स्मॉल w क्यों लिखा है, क्योंकि ये पर यूनिट मास में है, तो WT विल भी कितना हो जाएगा, ये जो H1 है वो इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा H1 माइनस H2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया टरबाइन के केस में इनलेट की एंथैल्पी ज्यादा होती है और आउटलेट की एंथैल्पी कम हो जाती है। इनलेट की एंथैल्पी में से जब वर्क निकल जाता है तो आउटलेट की एंथैल्पी बचती है। कंप्रेसर के केस में उल्टा होगा, इनलेट की एंथैल्पी में जब वर्क ऐड हो जाता है तो आउटलेट की एंथैल्पी बन जाती है और इसीलिए आउटलेट की एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम सिमिलर केस में हम कंप्रेसर का केस लेते हैं तो कंप्रेसर के केस में क्या होगा, देखो कंप्रेसर के केस में होगा H1, ये सारी टर्म्स कंप्रेसर के केस में सेम रहेगी, कंप्रेसर जो है एडियाबैटिक होगा तो dQ/dm जीरो हो जाएगा। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो Z1 Z2 बराबर हो जाएंगे, और फ्लो वेलोसिटीज अगर स्मॉल होंगी तो उन दोनों को भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बचेगा, H1 बचेगा इज इक्वल टू H2, RHS में क्या बचेगा H2। अब ये वाली जो टर्म है चेंज क्या आएगा, कंप्रेसर के केस में ये जो टर्म है dWe/dm वो निगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए H1 इज इक्वल टू H2 माइनस dWe/dm। माइनस क्यों आया, क्योंकि टरबाइन में जो कंप्रेशन होता है उसकी वजह से निगेटिव वर्क होता है, मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होता है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू H2 माइनस dWe/dm। तो ये वाले जो टर्म्स है जब LHS में आ जाएगी और H1 इधर आ जाएगा, तो ये dWe/dm को हमने लिख लिया स्मॉल WC। स्मॉल क्यों लिखा है W, क्योंकि पर केजी में है, और C से मतलब कंप्रेसर, तो कंप्रेशन वर्क जो है वो कितना हो जाता है H2 माइनस H1।
टरबाइन वर्क H1 माइनस H2। तो ये सब जो डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं, ये अभी आप पूरे के पूरे बीटेक में आप अपने इन इक्वेशंस को डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशंस है वो कहाँ से निकल के आ रही है। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से टरबाइन वर्क H1 माइनस H2 हो जाता है और कंप्रेशन वर्क H2 माइनस H1 हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द थ्रोटलिंग डिवाइस। अब देखते हैं थ्रोटलिंग डिवाइस क्या है। When a fluid flows through a constricted passage like a partially opened valve and orifice, there is an appreciable drop in pressure and the flow is said to be throttled। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो हो रहा है और उस पाइप में कोई वॉल्व लगा हुआ है, उस वॉल्व को आपने पार्शियली ओपन किया हुआ है, मतलब थोड़ा सा ओपन किया हुआ है, तो उस जगह पे क्या होगा, आपका प्रेशर ड्रॉप होगा और उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं थ्रोटल्ड फ्लो। थ्रोटल्ड फ्लो, थ्रोटल का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन अगर आप इसको समझें, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोकना, उसको अवरोध उत्पन्न करना, उसमें किसी अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके रास्ते में अड़चन पैदा करना, दैट इज द थ्रोटल्ड। ठीक है, जैसे आप जो आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो उसमें आप एक्सीलेटर देने का मतलब क्या होता है, थ्रोटल को ओपन करना। मतलब अगर आपने एक्सीलेटर नहीं दिया है, इसका मतलब जो एयर और फ्यूल है जो सिलेंडर के अंदर जा रहा है उसके रास्ते में कुछ अड़चन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, थ्रोटल वॉल्व बोलते हैं। एक्चुअली जिसको आप एक्सीलेटर बोलते हैं ना, उसको थ्रोटल वॉल्व बोलते हैं। तो थ्रोटल वॉल्व ओपन होता है तब जाके कहीं एयर फ्यूल जो है वो सिलेंडर में पहुंच पाता है और आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो थ्रोटल जहां पे भी ये वर्ड होगा, इसका मतलब हमेशा होगा रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब अवरोध, रुकावट हम उसमें डाल रहे हैं। तो अगर कोई किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसमें कोई वॉल्व लगा हुआ है, उस वॉल्व को आपने आधा बंद कर दिया, इसका मतलब आपने उसके रास्ते में रुकावट डाल दिया, आपने क्या कर दिया, थ्रोटल कर दिया उसको। ठीक है, तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उनको बोलते हैं थ्रोटलिंग डिवाइस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थ्रोटलिंग के लिए अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगी, H1 प्लस C1 स्क्वायर, पहले बेसिक इक्वेशन को देख लेते हैं, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाई DM इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW अपॉन DM। अब देखो थ्रोटलिंग में ना तो हीट ट्रांसफर है ना कोई वर्क ट्रांसफर, ठीक है। थ्रोटलिंग जनरली जो होती है, जनरली कंपल्सरीली नहीं है, जनरली जो होती है वो लिक्विड्स के साथ में होती है। तो लिक्विड्स के साथ में कोई आपका जो वाटर है या कोई दूसरा कोई ऑयल है किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो उस केस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका होगा नहीं, तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो DQ बाई DM 0। वर्क तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक्सटर्नल वर्क तो कुछ कर ही नहीं रहा। अगर पानी जो है वो किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो कोई वर्क प्रोड्यूस हो रहा है क्या वहाँ पे, कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नल वर्क भी 0। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल है पाइपलाइन जो है, तो फिर GZ1 और GZ2 भी 0। जो ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होती हैं। ठीक है, तो 99% जो इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन थ्रोटलिंग के लिए वो इस तरीके से यूज होगी। जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, वेलोसिटी उसमें ना के बराबर रहेगी, हीट ट्रांसफर उसमें होगा नहीं, वर्क ट्रांसफर उसमें होगा नहीं। तो उसके बाद क्या बचता है, हाँ लेकिन किसी एक्सेप्शन वाले केस में हो सकता है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है कि जो पाइप है वो इंक्लाइन हो, ठीक है, वो एक्सेप्शन वाले केस में 1% ही मिलेंगे आपको। तो 99% अगर आप थ्रोटलिंग के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज करेंगे तो फिर इसी तरीके से करनी होगी आपको। तो क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टल है तो फिर जो Z1 है Z2 वो भी बराबर होंगे, वेलोसिटीज जो है दोनों साइड में बराबर रहेगी, तो C1 C2 भी बराबर रहेंगे। तो थ्रोटलिंग के लिए DQ बाई DM भी 0 हो जाएगा, DW अपॉन DM भी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आर वेरी स्मॉल एंड इग्नोर्ड, काइनेटिक एनर्जी और ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड इग्नोर्ड। ठीक है, तो क्या इक्वेशन कन्वर्ट रह जाएगी, सिर्फ H1 इज इक्वल टू H2। पहले काइनेटिक एनर्जी को हमने नेग्लेक्ट नहीं किया, फिर जनरली पाइप वेलोसिटीज इन थ्रोटलिंग आर वेरी लो। तो जो पाइप में वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होती है, इसकी वजह से हमने काइनेटिक एनर्जी टर्म्स यानी कि C1 स्क्वायर बाई 2 और C2 स्क्वायर बाई 2 को भी यहाँ से हटा दिया। क्या बचा, सिर्फ H1 टू H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो यहाँ पे निकल के आई है ना H1 माइनस H1 इज इक्वल टू H2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया प्रोसेस मिला। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आपने पढ़ा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आपने पढ़ा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस,
पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी तक आपने सिर्फ इतने ही पढ़े। यहाँ पे एक नया प्रोसेस आपकी थर्मोडायनेमिक्स में ऐड होता है एंड दैट प्रोसेस इज कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, जिसको बोलते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। भाई थ्रोटलिंग प्रोसेस में, थ्रोटलिंग प्रोसेस था ना ये, तो थ्रोटलिंग में जब H1 और H2 बराबर हैं, इसका मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट है ना। और अगर एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसका मतलब इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो यहाँ से एक नया प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में ऐड होता है, दैट इज थ्रोटलिंग प्रोसेस या फिर कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। अब डायरेक्टली कहीं भी अगर आपको दिया हुआ है थ्रोटलिंग, तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो एंथैल्पी है वो सेम होती है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नहीं होती, इनलेट की एंथैल्पी आउटलेट की एंथैल्पी के बराबर होती है, या फिर वन पॉइंट की एंथैल्पी, वन इक्विलिब्रियम स्टेट की एंथैल्पी दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट की एंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, तो एक नया प्रोसेस यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स में ऐड होता है, दैट इज थ्रोटलिंग प्रोसेस या फिर कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस, या फिर एक नाम और होता है इसका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। जैसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अभी आपका आगे चल के ऐड होगा। उसी तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस था कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी तरीके से ये आ जाता है आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी H1 = H2, और इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं।